आज हमें पढ़ने हैं रासायनिक गुण। तो स्टार्ट करते बिना किसी बकझक के। उसके पहले हमें देखने हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे वीडियो में सिर्फ समझाऊँगा, यहाँ पे नोट्स बनवाने का काम नहीं करूँगा। अगर आप नोट्स बना सकते हैं मेरे समझाते हुए से, अगर आप समझ के लिख पाएँ तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप में नोट्स सेंड कर दूंगा, उसकी पूरी PDF। उसको आप लिख सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर एक बार में दे दूंगा, ठीक है। मैं जैसे कल पूरा चैप्टर दे दूंगा, ये P ब्लॉक का पूरा चैप्टर दे दूंगा। मैं यहाँ पे एक तरह से चलूँगा, जो जो हेडिंग मैं समझा डालूंगा वो आपको उसमें से देख के अपने नोट्स में लिख लेनी है, ठीक है। इतना छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो देख के समझना है और नोट्स से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेक्चरबाजी होगी। हालांकि आज हम लेक्चरबाजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेक्चरबाजी वाला कॉन्सेप्ट कल से करेंगे। आज हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए। मैं सोचा आपसे बता दूं कि हाँ मैं करने वाला हूँ, आज से शुरू कर देता ये काम तो ये अच्छा नहीं था। मैंने सुझाव मांगा था पिछले वीडियो में इसका, कुछ लोगों ने हाँ किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे आसानी रहेगा मुझे भी तुम्हें भी, ठीक है। क्योंकि वीडियो में ख़राब लगता है ऐसे खड़ा होकर सिर्फ मैं बोलता हूँ क्लास के जैसे, तो अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। तो नाइट्रोजन का असमान व्यवहार हमें पढ़ना है, तो वो चीज़ हम कल से वीडियो से करेंगे। आज हम रासायनिक गुण ऐसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं बोलूँगा भी आपको, लिखोगे अभी आपको। तो नाइट्रोजन समूह के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न है। क्या है? कई गुणों में भिन्न है। इसका कारण क्या है? कारण कुछ निम्न है, जैसे कि नाइट्रोजन का N परमाणु का छोटा होना, N परमाणु का छोटा होना, का छोटा होना, और कारण की बात में बताएं, जैसे कि आयनन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता भी होती है। इसकी आयनन विभव क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है, आयनन विभव भी घटता है, इसलिए नाइट्रोजन का सबसे अधिक होगा। आयनन एंथैल्पी और आयनन वो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होगी नाइट्रोजन की। और हम बात करें कि डी कक्षक अनुपस्थित होता है नाइट्रोजन में, ये भी एक कारण है। ये चीज़ आपको लिखना है नंबर 1 कारण में। नंबर 2, इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। तीसरा, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है। ये चीज़ें आपको लिख लिया करो ना सुन के उसी तरह, ठीक है। यही काम अब आपको करना। अगर आप लिख पाए तो लिखेंगे वीडियो के साथ साथ, नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको नोट्स से लिखना है, हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है बेटा जी, समझ गए। नाइट्रोजन परमाणु को बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना लेते हैं, 3 बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, नाइट्रोजन समान ताप पर भी द्रव अवस्था में मिल जाता है। सॉरी, नाइट्रोजन समान ताप में भी द्रव अवस्था मिल जाता है, बल्कि अन्य नहीं। क्योंकि इसका यही एक कारण है, नाइट्रोजन के मध्य 3 आबंध पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ना अर्थात गैस में बनना इनका थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। नाइट्रोजन मध्य, इसका एक ही कारण है, नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना, ट्रिपल आबंध का पाया जाना, ठीक है। अब नाइट्रोजन में कौन से असामान्य व्यवहार होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में कौन कौन से, अभी तो हम कारण जाने असामान्य व्यवहार होते क्यों हैं, होते कौन कौन से असामान्य व्यवहार हैं वो देख लेते हैं। अब बात करें भौतिक अवस्था की, भौतिक अवस्था में बात करें तो यह गैस से बाकी जितने भी तत्व हैं इस 15वें समूह में नाइट्रोजन को छोड़कर, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे बिस्मिथ हो, ये सभी ठोस हैं, पर ये क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो भौतिक अवस्था ही भिन्न भिन्न होती है।
और हम बात करें परमाणुकता की, बात करें परमाणुकता की, तो यह द्विपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, बाकी P4 ये सब चतुष्परमाणुक होते हैं। ये हम कल भी बता चुके, ये सब चतुष्परमाणुक होते हैं, ये द्विपरमाणुक होता है। ये भी एक डिफरेंस है। और हम बात करें कि डाइहाइड्राइड्स का स्थायित्व, तो नाइट्रोजन के जो डाइहाइड्राइड होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया करके जो बनाता है नाइट्रोजन, अगर हाइड्राइड बात करें तो हम क्या होगा NH3, ये सबसे अधिक अस्थायी होगा। इसका अस्थायी सबसे, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का सबसे अधिक अस्थायित्व होता है। ये सब आपको लिखते रहना है। हम बात करें डाइक्लोराइड के अस्थायित्व की, तो इसका जो डाइक्लोराइड होता है नाइट्रोजन को, वो अस्थायी होता है, बाकी सबके अस्थायी होते हैं। नाइट्रोजन का डाइक्लोराइड जैसे NaCl3 बनाया तो ये अस्थायी होता है, बाकी सबके जो डाइक्लोराइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है बेटा जी। और हम बात करें हाइड्रोजन आबंध की, तो नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है, बाकी अन्य सभी तत्व हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते। इसका कारण क्या है अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है। संयोजकता की बात करते, अन्य सभी तत्व 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। हमने कल बताया था, क्योंकि इसके पास डी उपकोष नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने कल बताई थी आपको। धातु के लक्षण की बात, नाइट्रोजन एक अधातु, बाकी अन्य सभी क्या हैं उपधातु और धातु हैं। ठीक है। और पी आबंध बना लेता है, नाइट्रोजन पी आबंध बना लेता है, अर्थात पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पी आबंध बोलते हैं। समझ आ गई बात ये चीज़। नाइट्रोजन के बांड ट्रिपल बांड होता है, तो एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, 2 पाई बांड होंगे। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे जो बांड होते हैं पी मतलब मतलब पी कक्षक भाग लेता है, इसका पी कक्षक, इसका भी पी कक्षक, दूसरे परमाणु का पी कक्षक, दूसरे परमाणु का पी कक्षक, इसको क्या बोल देते हैं, पी आबंध बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, नाइट्रोजन में कम होती है, फास्फोरस में सर्वाधिक होती है। ये बातें हमने कल आपको बताई थी। नाइट्रोजन डी नहीं बनाता है, डी आबंध नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास डी उपकोष होता ही नहीं है। अच्छा, डी कक्षक इसके आबंध बनाने में भाग लेता ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं तो लेगा कहाँ से। इसलिए पी बनाता है, किंतु नाइट्रोजन पी आबंध नहीं बनाता। ये पॉइंट बना के लिख लेना है ये सारे के सारे। चलो, आ जाते हैं हम रासायनिक गुण, समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण किसके, समूह 15 के तत्व। देखा हमने ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। पहले आ जाते हैं क्रियाशीलता। पहले आ जाती है क्रियाशीलता। हेडिंग है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, ठीक है बेटा जी। हम आपको बता दूं, जो सामान्य परिस्थितियों में डाइनाइट्रोजन जो होता है वो अक्रियाशील होता है। जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, क्या वो क्रिया करती है, नाइट्रोजन बल्ब में भी अक्रिय गैसों के साथ भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है, क्योंकि यह सामान्यतः अक्रिय होती है। कुछ खास कंडीशन, कुछ खास टेम्परेचर पे ही ये क्रिया करती है। समझ गए, समझ गए। इसलिए ये बल्ब में भर दी जाती, किसके बल्ब में भर दी जाती है ना, अक्रिय गैसों के साथ। ठीक है, तो लिख लीजिए सामान्य
परिस्थितियों में नाइट्रोजन N2 अक्रियाशील होती है, N2 अक्रियाशील होती है। यह ना तो जलती है ना जलने में सहायता करती है। क्योंकि N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N की उच्च बंध एंथैल्पी मतलब इन तीन बांड को तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो ना? इसलिए आसानी से टूटता नहीं, ना ही क्रिया करता किसी से भी। समझ गए ना? इसलिए ऐसा होता है कि ट्रिपल बांड पाए जाते हैं नाइट्रोजन में। बाकी अन्य सभी जो तत्व हैं उनके मध्य परमाणु के मध्य सिंगल बांड पाए जाते हैं। समझ गए? चलो, हो गया ये। उच्च बंध एंथैल्पी होती है तथा अन्य सभी तत्वों में केवल एकल बंध उपस्थित होता है। चलो, क्रियाशीलता हो गई, अर्थात नाइट्रोजन कम क्रियाशील हो गया अन्य सभी की अपेक्षा। चलो, हाइड्रोजन H2 के प्रति क्रियाशीलता, H2 के प्रति नंबर 2 हेडिंग क्रियाशीलता। यहाँ पे हाइड्राइडो का निर्माण, ब्रेकर में लिख लेंगे हाइड्राइडो, यहाँ पे हाइड्राइड बनेंगे, हाइड्राइडो का निर्माण। तो ये सभी क्या बनाएंगे? क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। सभी क्या बनाते हैं? MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, क्योंकि सभी 3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन NH3 बना लेगा, PPS3 बना लेगा, आर्सेनिक H3 बना लेगा और एंटीमनी H3 बना लेगा और बिस्मिथ भी BiH3 बना लेगा। समझ गए? इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको फास्फीन बोलते हैं, इसे आर्सेन बोलते हैं, आर्शीन बोलते हैं, स्टीबीन बोलते हैं इसको बिस्मुथीन बोलते हैं। नाम लिख दे। ये तो अमोनिया जानते हो, ये फास्फीन है। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे खुदा। आर्सीन है ये। अच्छा बेटा जी, स्टीबीन है। ये क्या है? बिस्मिथ था, बिस्मुथीन हो जाता है। ठीक है, चलो, ये हाइड्राइड बनते हैं। अब इनके गुणधर्म हमें पढ़ने हैं, हाइड्राइड के गुणधर्म। तो लिख लो, हाइड्राइडों के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। अब दूसरे के अंदर बहुत सारी हेडिंग पढ़ेंगे। अब जो दूसरा नंबर हेडिंग है, इसके अंदर हेडिंग पढ़ेंगे। इसको हम ABCD से लिखेंगे। ए, पहली हेडिंग आ जाती है इसमें क्षारीय लवण। क्या ये क्षारीय लवण बनाएंगे? जैसे कि अमोनिया फास्फीन से अधिक क्षारीय होती है, और जो आर्सीन, स्टीबीन या बिस्मुथीन है, ये क्या होते हैं बेटा जी? ये क्षारीय लवण नहीं पाए जाते, इनके क्षारीय लवण नहीं पाए जाते। यानी कि हाइड्राइडों का अणुभार बढ़ने से हाइड्राइडों का अस्थायित्व तथा ये चीज़ हम बाद में लिखते हैं ना, ये चीज़ हम बाद में पढ़ लेते हैं। अस्थायित्व आबंध कोण हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, लिख लोगे। अमोनिया, फास्फीन अमोनिया से अधिक
क्षारीय होती है, अर्थात ये दोनों क्षारीय प्रकार के होते हैं। लेकिन कौन सा अधिक क्षारीय होगा, तो फास्फीन अधिक क्षारीय होगा, ये कम क्षारीय होगा। और इनके क्षारीय लवण नहीं मिलते हैं, इनके दोनों के मिलते हैं, इन तीनों के नहीं मिलते। ये चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है, लिख लोगे। NH3 वो PS3 अर्थात फास्फीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। फिर लिख लोगे ASH3, चाहे नाम लिख लो, इनके क्षारीय लवण नहीं मिलते हैं। अगला लिख लो अस्थायित्व तथा आबंध कोण। अगली हेडिंग डाल लो बेटा जी, B नंबर, अस्थायित्व तथा आबंध कोण, अस्थायित्व तथा आबंध कोण। अस्थायित्व तथा आबंध कोण, अस्थायित्व उतर जाता है दिमाग से कभी कभी, अस्थायित्व नहीं याद आ रहा। अस्थायित्व तथा आबंध कोण, अस्थायित्व तथा आबंध कोण, बॉन्ड एंगल हमें देखना है, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, किसका आबंध कोण अधिक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आबंध कोण और अस्थायित्व है वो धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता है। तो जो जी मैं बता दूं आपको, जो NH3 होता है, PS3 होता है, ASH3, SbH3, BiH3, ये सर्वाधिक अस्थायी या बॉन्ड एंगल होगा। इसका 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 ये आर्डर होता है इसमें, समझ गए। सबसे अधिक अस्थायित्व कौन होगा, अमोनिया का होगा। सबसे अधिक बांध आबंध किसका होगा, इसका होगा। इसका 107 के आसपास होता है, बॉन्ड एंगल है ये, ठीक है। और इसका होता है 93 के आसपास, इसका होता है बेटा जी 91 के आसपास, इसका 91 के आसपास होता है, इसका थोड़ा सा और घट जाता है। मैं यहाँ कैसे बता दूँ आपको, इसका 92 कर लेते हैं, इसका 91 पॉइंट में भी है पर हम लिखना नहीं चाहते उसका, ठीक है। इसका 90 कर, नहीं तो इसका भी 91 कर लो, इसका 0.5 कर लो, चलो ऐसे कर लो, हो गए। इस सब में पॉइंट है, ठीक है, वो लिखना नहीं जा रहा। बॉन्ड एंगल लिख लेना, आबंध कोण बॉन्ड एंगल है, ठीक है, और ये अस्थायित्व है। क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है अस्थायित्व, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो देखो, जैसे कि अमोनिया की बात करें बेटा जी, अमोनिया की बात करें तो एक लोन पेयर होता है इसके पास, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, समझ गए। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा अधिक, क्योंकि जो इसका जो साइज होता है, साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, साइज बहुत छोटा होगा। साइज बहुत छोटा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपल होगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिपल होंगे, तो इससे भगेगा दूर, दूर भगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, दूर भगेगा तो इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। और धीरे धीरे इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फास्फोरस का और अधिक होगा, आर्सेनिक का और अधिक होगा, एंटीमनी का और अधिक, बिस्मिथ का और अधिक। तो धीरे धीरे इनका परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, इनके मध्य रिपल्सन क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण लोन पेयर तथा आबंध के मध्य, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा आबंध के मध्य आकर्षण क्या होगा, वह प्रतिकर्षण बोलेंगे हम। प्रतिकर्षण घटता जाता है जिससे इनका बॉन्ड एंगल या आबंध कोण घटता जाता है, जिससे इनका आबंध कोण घटता जाता है। अस्थायित्व की बात करें, अस्थायित्व की बात करें आपसे हम, तो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड हैं, तो आपस में छोटे छोटे बॉन्ड हैं, जोड़ सकते हैं ना। इसके पी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसके यस कक्षक भाग ले रहे हैं। पी कक्षक छोटा सा, एक यस कक्षक, ये आसानी से जुड़ा रह लेगा ना बेटा जी।
फास्फोरस की बात करें, इसका पी कक्षक थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका एस कक्षक हाइड्रोजन का। इसका बात करें आर्सेनिक का तो और बढ़ जाएगा। बिस्मिथ की बात करें, एंटीमनी की बात करें तो और बढ़ जाएगा ना, पी कक्षक। और बिस्मिथ की बात करें तो और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे बांड की साइज बढ़ती जाएगी, आबंध की लंबाई बढ़ती जाएगी, आबंध की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो इनका अस्तित्व भी धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि ये आसानी से इनके बांड टूट सकते हैं। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच साइज छोटा है, मजबूती से पकड़ा है, मजबूती से पकड़ रखा है, मजबूती से बांड बनी है। ठीक है, ठीक उसी तरह है। छोटी लकड़ी है तो तोड़ना मुश्किल है, बड़ी लकड़ी है तो तोड़ना आसान है। ठीक उसी तरह है, यहाँ पे छोटा साइज है नाइट्रोजन का, तो ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन एकदम पास में है, इनका बांड छोटा है। बांड लेंथ आबंध लंबाई क्या है, छोटी कम है, इसकी अधिक है, इसकी अधिक है। आबंध लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, अतः इनका अस्तित्व भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए अमोनिया का अस्तित्व सर्वाधिक है, इसका धीरे धीरे फास्फेन का और कम है, ये आर्सेनिक वाले का और कम, एंटीमनी का और कम, बिस्मिथ का और कम। धीरे धीरे इनका अस्तित्व घटता जा रहा है। समझ गए इस चीज़ को। ये चीज़ इतनी सी आपको लिख लेनी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, अगर आपको समझ में आया हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप यही चीज़ लिख के छोड़ दीजिए जो मैंने बनाया। चलो चलो, संकरण भी यहाँ पे जिम्मेदार होता है, sp3 संकरण होता है। आगे धीरे धीरे संकरण बनाने कैपेसिटी, संकरण क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध युग्म में बदलता जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभावी होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो कभी वो रिपल करेगा, रिपल करेगा तो बांड क्या होगा, अधिक होगा उसका। अपचायक क्षमता अगली आ जाती है, सी नंबर पे आ जाएगी अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता मतलब ये इनमें से अपचयन कौन करवा लेगा, जो आसानी से अपचयन करवा ले जाएगा। जो भी हाइड्राइड हैं इनमें से अपचयन कौन आसानी से करवा ले जाएगा। ठीक है, जो आसानी से करवा ले जाएगा वो अधिक अपचायक होगा, वो अधिक अपचायक होगा। जो नहीं करवा पाएगा वो कम अपचायक होगा, उसकी अपचायक क्षमता कम होगी। जो करवा ले जाएगा, अब अपचयन क्या होता है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। हाइड्रोजन इनमें से कौन आसानी से त्याग देगा, जो हाइड्रोजन आसानी से त्याग देगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगा। जो आसानी से बांड टूट जाएगी वही त्याग देगा। अभी मैंने बताया आपको, जिसकी बांड साइज बड़ी होगी वो आसानी टूट जाएगी। अर्थात बिस्मिथ की बांड साइज क्या होती बेटा जी, अधिक होती है। बिस्मिथ की बांड साइज अधिक होती है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसका बांड टूट जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन त्याग कर देगा, अर्थात ये आसानी से अपचयन करवा देगा। इसलिए अपचायक क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है, BiH3 की, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। ये आर्डर मैंने रख दिया। अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है ये। अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम तो लिख सकते हो, जिस बिस्मिथ आसानी से हाइड्रोजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, इसलिए BiH3 की अपचायक क्षमता सर्वाधिक है। अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम लिख लोगे आप, बढ़ता क्रम। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो, बाकी सब हो गया, समझ गए आप लोग। वैसे भी अगला आ जाता है क्वथनांक बेटा जी, अगला आ जाता है क्वथनांक। अगला आ जाता है, कौन सी हेडिंग आ जाती है, क्वथनांक। ये शायद D नंबर है ना, क्वथनांक आ जाती है। क्वथनांक की बात करें हम तो क्वथनांक क्या होता है, देखो NH3 है,
इसका ज़्यादा है, किसका कम है, PS3 का कम है। फिर यहाँ पे आ जाता है AsH3, इसका ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आ जाता है SbH3, इसका और ज़्यादा है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इसकी सर्वाधिक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है यहाँ पे सभी तत्वों में। ठीक है, तो जो इसका हाइड्राइड है इनके मध्य क्या हो सकता है, NH3 के मध्य हाइड्रोजन बांध बढ़ सकता है, हाइड्रोजन बांध सकता है, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ जाएगा, अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ जाएगा। इनके बांध को, इन्हें अणुओं को अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्वथनांक इसका अधिक है, यहाँ पे इसका कम है। जो यहाँ पे फिर इसका क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज बढ़ जाता है, इसकी अपेक्षा इसका साइज और अधिक होगा, इसका साइज और होगा। यहाँ पे अणुभार बढ़ जाता है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बांड को लेके बात बताई गई है, हाइड्रोजन बांड की वजह से NH3 का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अणुभार की वजह से ज़्यादा है। अणुभार की, फास्फीन का अणुभार कम है, इसका अधिक है, इसका और अधिक है अणुभार, इसलिए अणुभार ऐसे इनका क्वथनांक बढ़ रहा है। समझ गए? तो आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए बेटा जी, इसको आप बना भी सकते हो ऐसे। ठीक है बेटा जी। अब Bi, अब ये और ऊपर चला जाएगा, BiS3 लिखोगे तो और ऊपर चले जाएगा। क्वथनांक ऐसे ही आप लिख सकते हो, ऑर्डर BiS3 सबसे अधिक है, फिर कौन है, SbH3 है, फिर कौन है, AsH3 है, फिर कौन है, NH3 है, फिर कौन है, सबसे कम किसका है, PS3 का है। समझ गए? ये ऑर्डर आप बना सकते हो क्वथनांक का। ठीक है, तो समूह 15 में हाइड्राइडो को क्वथनांक निम्न प्रकार घटता है, तो इसको आप बना लो इतना लिख के, निम्न प्रकार घटता है, इसको बना लो इतना लिख के। ठीक है, अभी लिख भी सकते हो, थोड़ा सा लिख लो आप। Bi तथा Sb के क्वथनांक Bi तथा Sb के क्वथनांक अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि इनका अणुभार अधिक होता है। अणुभार अधिक, क्योंकि अणुभार अधिक होने के कारण इन अणुओं में लगने वाला वांडर वाल आकर्षण बल भी अधिक होता है। वांडर वाल आकर्षण बल भी अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि भाई एरिया ज़्यादा मिल गया है ना, अणुभार अधिक है, अणु बड़ा है तो एरिया ज़्यादा मिल गया, तो वांडर वाल बल अधिक लग सकता है, इसलिए इनके मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है। आगे ये भी लिख लेना, अमोनिया NH3 का क्वथनांक PS3 से अधिक होता है, क्योंकि NH3 के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। ये चीज़ आशा करते समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली आ जाती है जल में विलेयता। ई नंबर, हाइड्राइडो गुण चल रहे हैं, हाइड्राइडो की जल में विलेयता, हाइड्राइडो की जल में विलेयता। तो अमोनिया जल में विलेय है क्योंकि यह हाइड्रोजन, क्योंकि जल के अणुओं के साथ जल के अणुओं के साथ भी यह हाइड्रोजन बंध बना लेती है। ठीक, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। बल्कि अन्य हाइड्राइड अविलेय हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा, अब 4 ऑप्शन देगा, क्या पूछ लेगा कौन सा, अब लिख दे कभी, NH3, PS3, AsH3 है ना, और SbH3 कौन सा जल में विलेय होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा तो क्या करोगे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता। कुछ भरोसा नहीं क्वेश्चन कहाँ से,
पेपर बनाएगा तो कुछ भी दे सकता है, नहीं पढ़े हो कॉन्सेप्ट घुसो, हवा खाओ ना बेटा जी। चलो, ये हाइड्राइडो के तो रासायनिक गुण खत्म हो गए। अब आ जाते उस पर जो हमारे तत्वों के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे ना हमारे। अभी तो हाइड्राइड मिल गए थे, तो 2 नंबर के बाद हाइड्राइड ही मिल गए। तीसरे नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, O2 के प्रति क्रियाशीलता, O2 के प्रति क्रियाशीलता। समूह 15 के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके E2O3 तथा E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। समझ गए? जो जैसे N2O3 है, N2O5 है की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। कहने का मतलब ये वाला N2O3 अधिक अम्लीय होगा N2O5 की तुलना से। समझ गए? ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अपवाद है, ठीक है। आगे लिख लो बेटा जी, आगे सुन लो अच्छा, कि वह तत्व जिसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला ऑक्साइड होगा उसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होता है। जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला ऑक्साइड होता है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले से क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। अधिक क्या होता है बेटा जी? अम्लीय होता है। तो देख लेते हैं ऑक्साइड कौन सा अधिक। इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखो तो 2x प्लस मान लेते हैं 3 गुणे -2 बराबर 0, तो 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस का। यहाँ पे देखो इस वाले में नाइट्रोजन 2x प्लस 2 गुणे -5 बराबर 0, 2x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर +5। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है। तो ये क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। सही बात है। तो हम अभी उल्टा बोले हैं, सॉरी उसके लिए बेटा जी। ये वाला अधिक अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। मतलब जिसके ऑक्साइड में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी वो अधिक अम्लीय होगा, लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे? जिस तत्व के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी, वह अधिक अम्लीय होगा। जैसे N2O3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तथा N2O5 में N की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, इसलिए N2O5 अधिक अम्लीय होता है। ये चीज़ आप समझ आ गई। तो यहाँ से इनका अम्लता पता चल जाती है आपको, यहाँ से इनकी अम्लता पता चल जाती है आपको। अम्लीय गुण का घटता क्रम मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। जैसे N2O5 ये सबसे अम्लीय होता है, और अगला एक आ जाता है P4O10 आ जाता है, इसका कल हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था। अगला आ जाता है AS4O10 आ जाता है। अगला आ जाएगा एंटीमनी के 410 तो O10 आएगा भाई। इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी और कम। समझ आ गई बात? चलो, ये अम्लता का घटता क्रम है, लिख लेना आप, ठीक है। अगली आ जाती है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। अगली क्या आ जाती है? हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन से क्रिया करके क्या बनेंगे? हैलाइड। समूह 15 के तत्व EX3
व EX5 प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं। समूह 15 के तत्व हैलोजनों से क्रिया करके EX3 व EX5 प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं। मतलब ट्राई हाइलाइट, इसको ट्राई हाइलाइट बोलेंगे, इसको पेंटा हाइलाइट कहेंगे, बनाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक अपवाद आ जाता है, नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं होता। ठीक है, डी कक्षक नहीं होता। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, नाइट्रोजन का केवल NF3 ट्राई हाइलाइड अस्थाई होता है, केवल यही अस्थाई है, बाकी अस्थाई होते हैं। मतलब कि वो किसी अन्य यौगिक में बदल जाते हैं फिर तुरंत। ठीक है, ये अस्थाई होता है, ये बनेगा तो ये रहेगा, बाकी टिकते नहीं हैं। जैसे NCl3 बना दें हम, ये टिकेगा नहीं, ये किसी और में बदल जाएगा। समझ गए। और कोई हम बनाएंगे तो इसका हाइलाइट NBr3 बनाएं तो ये भी टिकेगा नहीं। सिर्फ ये अपवाद है, नाइट्रोजन का NF3 ट्राई हाइलाइड, नाइट्रोजन का केवल NF3 ट्राई हाइलाइड अस्थाई होता है। ठीक है, बस ये चीज़ लिख लेना। एक अपवाद और आ जाता है, ये चीज़ हम शायद बताए थे कल, BIF3 को छोड़कर समूह 15 के अन्य सभी ट्राई हाइलाइड सहसंयोजी होते हैं। मतलब कि सहसंयोजी बंध द्वारा बने होते हैं। यहाँ पे सहसंयोजी बंध नहीं बनता है। ठीक है, समझ गए। चलो, जैसे PF3 PF5 की बात करें, ये द्विपिरामिडीय संरचना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है, ये पिरामिडीय संरचना होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसकी बात करें तो इसमें 5 फास्फोरस होते हैं, P लगा है, ऐसे फास्फोरस लग जाते हैं। समझ रहे हो, फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन लगाना भाई। समझ गए आप, ये ऐसे डाट डाट करके बन जाता है बांध। द्वीप अगर मिलाओगे इसको ऐसे पूरा, ठीक, तो द्विपिरामिड दिखेंगे। ठीक, अगर बाहर से 2 पिरामिड दिखेंगे, द्विपिरामिड, त्रिकोणीय भी होगा लेकिन द्विपिरामिड दिखेंगे आपको। इस वाले को बनाओगे तो, इस वाले को बनाओगे तो इसमें फास्फोरस होगा, एक लोन पेयर होगा, एक कक्षक में लोन पेयर होंगे, और कितने फास्फोरस होंगे, एक आगे एक होगा, एक पीछे होगा। समझ गए, समझ गए। एक फास्फोरस, एक फ्लोरीन, ये होगा, 3 होंगे। अच्छा, ये क्या होगा, पिरामिडीय संरचना होगी। अब मिलाओगे तो पिरामिड जैसा बनेगा। ठीक, ऐसी संरचनाएं होती हैं, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, एक चीज़ खास बात है इनकी बेटा जी, तुम यहाँ पे जो NF3 को छोड़कर समूह के सभी ट्राई हाइलाइड, NF3 को छोड़कर समूह 15 के अन्य सभी ट्राई हाइलाइड जल में अपघटित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि NF3 में ना तो नाइट्रोजन के पास और ना ही फास्फोरस के पास खाली कक्षक उपलब्ध हैं। खाली कक्षक ही नहीं तो किसी से क्रिया करने का कोई जुगाड़ नहीं। इस कारण N या F परमाणु H2O में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि Cl, Br, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि सभी के पास डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। अतः ये H2O अणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। इसी कारण ये सभी जल अपघटित हो जाते हैं। लिख लोगे, NF3 के अतिरिक्त समूह 15 के सभी ट्राई हाइलाइट जल में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हो, जल में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। लिख भी सकते हो, NCl3 लिख सकते हो,
और क्या लिख सकते हो, PCl3 लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, AsCl3 लिख सकते हो, SbCl3 लिख सकते हो। सबको जल से क्रिया करा दो, सबको पानी पिला दो। मार्कर में इंक ख़त्म है, डाल लें। हालांकि ख़त्म होने वाला है, लेक्चर ज़्यादा बचा नहीं है पर